चलिए जी, लास्ट हमने आज मॉडल करना है, ये चैप्टर हमारा आज इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमने कलेक्टिव मॉडल करना है, ठीक है? पहले जो 2 मॉडल किए हैं, उसमें हमारा जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल और शेल मॉडल था, हम कह सकते हैं कि वो दोनों मॉडल्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देते, क्योंकि आपने मैंने कल भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि जो कलेक्टिव जो आपका लिक्विड ड्रॉप मॉडल है, वो आपको मास और बाइंडिंग एनर्जी की इन्फॉर्मेशन देता है। जबकि जब शेल मॉडल के कल कंक्लूजन्स देखे हैं, तो उसमें हमने देखा है कि शेल मॉडल जो है वो शेल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है। इसके अलावा वो हमें बताता है कि जो शेल्स किस तरह से, यानी शेल स्ट्रक्चर की कंफर्मेशन है कि न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो शेल्स में अरेंज हैं। और इसके अलावा हमें उससे पता चलता है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में, एंगुलर मोमेंटम की इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके अलावा जो हमने डिटेल में आगे पढ़ना है कि स्ट्रिपिंग रिएक्शंस को एक्सप्लेन करता है, और जो न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म का, यानी कि आइसोमेरिक न्यूक्लियस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, उनके बारे में देता है, ठीक है? लेकिन स्टिल बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इन दोनों मॉडल्स की एग्जिस्टेंस में भी जो हैं वो एक्सप्लेन नहीं हो पाई। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों मॉडल्स मिलके तमाम एक्सप्लेनेशन को फुलफिल नहीं करते। तो हमें इसके लिए एक थर्ड जो है वो मॉडल जो है वो 1950 में जो था वो प्रेजेंट किया गया, जो कि जिसे कलेक्टिव मॉडल कहते हैं। कलेक्टिव मॉडल भी हम इसे बोलते हैं, और यूनिफाइड भी बोलते हैं, ठीक है? कलेक्टिव भी बोलेंगे और यूनिफाइड भी हम बोलते हैं। कलेक्टिव इसलिए कि इसमें जो दोनों अजम्पशन है, यानी कि जो अजम्पशन हमने लिक्विड ड्रॉप मॉडल के लिए ली, वो भी इस मॉडल में इंक्लूड है, और वो अजम्पशन जो हमने शेल मॉडल के लिए ली, वो भी इसमें इंक्लूड है। तो जो इसीलिए हम इसको कलेक्टिव बोल रहे हैं, ठीक है? तो यानी कि जो हम ये नहीं कह सकते कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल जो है वो गलत है, या हम ये कह सकते हैं कि, या हम ये कहें कि शेल मॉडल जो है वो गलत है। दोनों ही मॉडल ठीक हैं, बट दे आर इनकम्प्लीट, ठीक है? तो दे हैव नो कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट सम प्रॉपर्टीज, वो हमें डिटेल देते हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज को बिल्कुल वो टच नहीं कर रहे हैं। सो रेन वाटर जो है वो साइंटिस्ट है जिसने ये मॉडल पेश किया था, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये कहते हैं कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल और शेल मॉडल आर द पार्ट ऑफ अ थर्ड मॉडल, आर इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ थर्ड मॉडल। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि कोई एक और मॉडल है जिसका ये एक पार्ट है, यानी कि ड्रॉप मॉडल भी कंप्लीट नहीं है, शेल मॉडल भी कंप्लीट नहीं है, कोई एक जनरल मॉडल है, उसका हम इन दोनों को पार्ट कंसिडर कर सकते हैं कि ये भी ज़रूरी है। जो प्रॉपर्टीज लिक्विड ड्रॉप मॉडल दे रहा है वो भी ज़रूरी है, हमें एक्सप्लेनेशन उनकी इधर से मिल रही है और कुछ की उधर से मिल रही है, तो ये दोनों इनकम्प्लीट पार्ट है किसी मोर जनरलाइज्ड मॉडल का, ठीक है? हालांकि दोनों जो है वो डिफरेंट अजम्पशन के साथ चल रहे हैं। जब लिक्विड ड्रॉप मॉडल एक्सप्लेन हुआ तो उसके लिए उसने डिफरेंट अजम्पशन दी है, उसने अजम्पशन और दी हैं कि किस तरह से उसने इसको ड्रॉप के शक्ल में कंसिडर किया है, और न्यूक्लियॉन्स के दरमियान कैसे फोर्सेस कंसिडर किए हैं, ठीक है? जब हम शेल मॉडल स्टार्ट करते हैं तो उसमें कोई ऐसी अजम्पशन नहीं है जैसे कि उसको आप ड्रॉप की कंसिडर कर लें, बल्कि यहाँ पे वो इंडिपेंडेंट पार्टिकल को कंसिडर करता है कि वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, बट उनकी वजह से कोई कंबाइन या एवरेज फील्ड या फोर्स जो है वो न्यूक्लियॉन्स पे लगती है, ठीक है? तो अब जो कलेक्टिव मॉडल की ज़रूरत क्यों पेश आती है कि जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है न्यूक्लियस की, वो है इसकी न्यूक्लियस की डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन मीन कि हम कंसिडर ये करते हैं कि न्यूक्लियाई जो है वो टोटली स्फेरिकल शेप में है, वो हमारा स्फेरॉइड है। तो सम टाइम हमें जो न्यूक्लियस की शेप जो है वो एलिप्टिकल शेप भी मिलती है, यानी कि नॉन स्फेरिकल शेप्स भी मिलती हैं। वो अब जैसे आपने क्वाड्रपल मोमेंट में पढ़ा था कि या वो आपके प्रोलेट बन जाते हैं या ऑबलेट बनते हैं। अब ये प्रोलेट और ऑबलेट किस तरह से डिफाइन होते हैं, इसको हमने क्वाड्रपल मोमेंट उसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी बेस पे एक्सप्लेन किया था, ठीक है? तो या तो वो पैरेलल डायरेक्शन में elongate हो जाते हैं या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो उसके हिसाब से हमने उसको ओबलेट और प्रोलेट का नाम दिया। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है
जो क्वाड्रपल मोमेंट की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, तो इट मीन्स के ऑलवेज जो न्यूक्लियस है वो आपका स्फेरिकल शेप में नहीं हो सकता। देयर मे बी सम केसेस जिसमें आपका न्यूक्लियस जो है वो नॉन स्फेरिकल शेप में भी हो सकता है। तो जो ये वाली प्रॉपर्टी है, ये इसको ना तो ड्रॉप मॉडल एक्सप्लेन करता है और ना शेल मॉडल। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं क्वाड्रपोल मोमेंट की या क्वाड्रपोल मोमेंट प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रिकल क्वाड्रपोल मोमेंट की, तो जब क्वाड्रपोल मोमेंट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि क्वाड्रपोल मोमेंट का मतलब ये है कि अगर ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसमें भी डेविएशन है, यानी कि वो भी डेविएट करती है, वो भी सेम नहीं रहती। तो ये वाली प्रॉपर्टीज जो हैं वो हम एक्सप्लेन करते हैं बाय यूजिंग कलेक्टिव मॉडल। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरह से शेल मॉडल आपको कुछ एनर्जी लेवल्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहा है या न्यूक्लियस की शेल स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो शेल्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर आपने मॉडर्न फिजिक्स 2 पढ़ा है, मॉडर्न फिजिक्स 2 में आपने एनर्जी लेवल्स के बारे में अगर पढ़ा हो, तो सिर्फ ये सिंपल जो एटॉमिक या इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि उसके अलावा रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स भी होते हैं। अगर आपने उसमें मॉडर्न 2 में स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट पढ़ा है, यानी कि स्पेक्ट्राज के बारे में पढ़ा है, तो वहाँ पे ये एक टॉपिक कवर होता है रोटेशनल एनर्जी लेवल और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। यानी कि आप सिर्फ ये तो नहीं कह सकते कि जब आप नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें आप कहते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर स्टेट में ट्रांजिशन करता है या हायर से लोअर स्टेट में ट्रांजिशन करता है। ठीक है, तो सिर्फ जंप अप होना या जंप डाउन होना ही नहीं प्रॉपर्टी है, इसके अलावा आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये मैं भी सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऑर्बिटल मोशन भी कर रहे होते हैं और स्पिन मोशन भी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जब ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन हो तो इसका मतलब है वहाँ पे रोटेशनल एनर्जी लेवल भी एग्जिस्ट करते हैं। रोटेशनल एनर्जी लेवल का मतलब क्या है कि पहले आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर स्पिन कर रहा है या रोटेट कर रहा है ऑर्बिट में, तो वो अपनी रोटेशन के दौरान भी तो अपनी पोजीशन चेंज करता है। ठीक है, तो इससे हम कहते हैं कि वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गया। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे मैं अगर कंसिडर कर लूँ कि आपका जो लेवल्स होते हैं, अगर मैं यहीं पे ड्रा करूं, ये मैंने दो लेवल ड्रा कर दिए, ये फर्स्ट लेवल है और ये सेकंड लेवल है। तो यहाँ से यहाँ पे जब आपका पार्टिकल जंप करके जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन जंप करके जाता है, तो आप ये कहते हैं कि वो ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में गया या एक्साइटेड स्टेट में गया। ठीक है, यहाँ पे उसने अपनी पोजीशन जो है वो चेंज की है। तो अगर हायर वाले ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वो ग्राउंड स्टेट वाले में आता है, तो यहाँ पे भी हम कहते हैं कि आपके इलेक्ट्रॉन ने पोजीशन चेंज की है। ये आपके सिंपल जो एनर्जी लेवल है उसकी हम बात इस तरह से करते हैं। लेकिन अभी जो मैं रोटेशन की बात कर रही हूँ वो कुछ इस तरह से है कि अगर मैं लेट सपोज ये एक पार्टिकल कंसिडर कर रही हूँ और इसका जो सेंटर ऑफ एक्सिस है, ये इसका जो सेंटर ऑफ एक्सिस है। ठीक है, तो अगेन मैं ये एक आपका इलेक्ट्रॉन है जो कि स्पिन कर रहा है। ये मैं एक इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर रही हूँ, मैं एक कोई ऑर्बिट कंसिडर नहीं कर रही।
मैं इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे एक मार्क कर देती हूँ। ये मैंने एक पोजीशन मार्क कर दी इलेक्ट्रॉन की। अब जब आपका इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है, ये इसका सेंटर है, तो ये एक पोजीशन है। अपनी स्पिन करते करते जब आप इलेक्ट्रॉन की स्पिन करवा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को स्पिन करवा रहे हैं, तो लेट्स सपोज कि ये सर्कल के ये पोजीशन जो है वो यहाँ से स्पिन के दौरान मूव करती करती यहाँ कहीं आ जाती है, यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसने क्या किया है, अपनी पोजीशन जो है वो चेंज की है। ठीक है, ये जो मैंने एक पॉइंट बनाया था, ये मैंने समझ लें कि ये पॉइंट मैंने इलेक्ट्रॉन की वो स्पिन कर रहा है और उस पर मैंने एक पोजीशन पे एक डॉट लगा दिया है। तो जब वो स्पिन कर रहा होगा थोड़ी देर के बाद वो डॉट जो है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे उसने ड्यूरिंग अपनी रोटेशन पोजीशन चेंज की है। तो इसी तरह जैसे आप उन लेवल्स में अपनी पोजीशन चेंज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे भी अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे उसके रोटेशनल एनर्जी लेवल। जब यहाँ से मूव करके आगे इसकी पोजीशन चेंज हुई है तो हम कहेंगे कि ये एक्साइटेड रोटेशनल लेवल पे चला गया, और जब ये यहाँ से वापस आएगा तो हम ये कहते हैं कि ये ग्राउंड पे वापस आ गया, यानी कि अपने एक्साइटेड रोटेशनल लेवल से ग्राउंड रोटेशनल लेवल पे वापस आ गया। ठीक है, ये तो होगी रोटेशनल लेवल की बात। इसके बाद है हमारे वाइब्रेशनल जो एनर्जी लेवल है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि जो आपका एटम है वो ऑल द टाइम वाइब्रेशनल मोशन में है। तो किसी भी एटम का या पार्टिकल का वो जो मेन पोजीशन के अबाउट अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होना और फिर वापस होना, हम इसी को वाइब्रेशन बोलते हैं। लेट्स सपोज कि आप सेंटर में कोई पार्टिकल यहाँ पे कंसिडर कर लें और उसके बाद आप कहें कि ये उसकी सेंट्रल पोजीशन है। अगेन मैं यहाँ पे लाइन ड्रा कर रही हूँ। ये इस वक्त पार्टिकल की पोजीशन है, और थोड़ी देर के बाद अगर आप इसको ये इसका ओ है, यहाँ से आप डिस्प्लेस करके इसको इधर ले आए। ठीक है, तो ये ये इसकी हम इस वाइब्रेशंस कंसिडर करेंगे, ऑसिलेशन कह लें, वो कंसिडर करें। थोड़ी देर के बाद ये अपनी मेन पोजीशन पे वापस आ जाएगा और मे बी फिर उसके बाद ये अपनी पोजीशन जो है वो इधर शिफ्ट कर ले और फिर इधर से ये इस तरह से वापस। अब ये मेन पोजीशन, इसका सेंटर पोजीशन ये है, तो ये ऑसिलेशन करता है इसी तरह इस साइड को, तो ये इसकी हो जाएगी वाइब्रेशनल स्टेट्स। जब आप सेंटर में यहाँ पे पड़ा हुआ है आपका पार्टिकल या आपका एटम, तो आप ये कहेंगे कि ये अपनी वाइब्रेशनल जो स्टेट्स हैं उसकी ग्राउंड स्टेट में है। और जब ये यहाँ से डिस्प्लेस हुआ है और अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे चला गया, तो आप यहाँ पे कहेंगे कि इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है। तो यहाँ पे जब ये पोजीशन चेंज कर ली है तो यहाँ ये अपनी हम कहेंगे एक्साइटेड वाइब्रेशनल स्टेट में चला गया, और जब ये मेन पोजीशन पे वापस आता है तो हम कहते हैं कि इस तरह ये अपनी ग्राउंड स्टेट पे वापस आ गया है। तो इस जिस तरह से नॉर्मली लेवल्स में पार्टिकल्स अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, तो इसी तरह से वो अपनी रोटेशन और वाइब्रेशन में भी अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। जिस तरह दूसरे लेवल में हम कहते हैं कि पार्टिकल पोजीशन चेंज करते हुए अपनी एनर्जी लॉस करते हैं या एनर्जी गेन करते हैं, सिमिलर मैकेनिज्म यहाँ पे भी इन्वॉल्व है कि जब आपके पार्टिकल जो हैं वो अपनी पोजीशन चेंज करेंगे तो कोई ना कोई इसमें एनर्जी चेंजेस जो हैं वो मौजूद होंगी। तो कलेक्टिव मॉडल हमें ये एक्सप्लेनेशन देता है कि जैसे जैसे बाकी और जो आपके जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में होता है, इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनके भी रोटेशनल और वाइब्रेशनल जो हैं वो स्पेक्ट्रा जो एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि रोटेशनल एनर्जी लेवल और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल दोनों जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे कि आपके जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो शेल्स में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनकी स्पिन मोशन भी है। तो जब वो स्पिन मोशन में है तो इट मीन्स कि वहाँ पे रोटेशनल एनर्जी लेवल भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और जब आप पार्टिकल को शेल्स में कंसिडर करते हैं, तो शेल में जब आप कंसिडर करते हैं तो आप यहाँ पे कहते हैं कि उनकी वाइब्रेशनल मोशन भी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो कलेक्टिव मॉडल बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन देता है
एक तो क्वाड्रपोल मोमेंट की जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन मिलती है इससे, और दूसरा वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी लेवल्स की एग्जिस्टेंस के बारे में भी कलेक्टिव मॉडल हमें इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो रोटेशनल और वाइब्रेशनल की तो मैंने अभी आपसे बात की है। तो क्वाड्रपोल मोमेंट के बारे में अगर हम देखें कि हाँ क्वाड्रपोल मोमेंट के बारे में ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है या किस तरह से देता है। क्वाड्रपोल मोमेंट का मतलब ये है कि पार्टिकल जो है अगर किसी भी न्यूक्लियाई के लिए क्वाड्रपोल मोमेंट की वैल्यूज आती हैं तो वो या पॉजिटिव होती है या क्वाड्रपोल मोमेंट की वैल्यू नेगेटिव होती है या ज़ीरो होती है। ठीक है, तो जब आप कहते हैं क्वाड्रपोल मोमेंट की वैल्यू ज़ीरो है तो उस वक्त आप कहते हैं कि न्यूक्लियाई की जो शेप है वो स्फेरिकल है, और उसके अलावा अगर नेगेटिव या पॉजिटिव होती है तो वहाँ पे आप कहते हैं कि शेप जो है वो नॉन स्फेरिकल शेप है। तो कलेक्टिव मॉडल इस टर्म को इस तरह से ले रहा है कि ये उसकी डिफॉर्मेशन होती है। कलेक्टिव मॉडल के अकॉर्डिंग जब आपका न्यूक्लियाई जो है वो नॉन स्फेरिकल शेप में होता है तो हम ये कहते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो डीफॉर्म हो गया है, उसकी डीफॉर्मेशन हो गई है। ठीक है, लेट्स सपोज वो स्फेरिकल शेप से एलिप्सॉइड शेप में चला गया, वो एलिप्स बन गया, तब भी हम ये कहेंगे कि ये डीफॉर्म शेप हुई है। ठीक है, तो उसके लिए उसने क्या कंसिडर किया है, हम थोड़ी सी जो कलेक्टिव मॉडल है उसकी एजम्पशन को अगर देखें तो उसके मुताबिक वो थोड़ी सी एजम्पशन ले रहा है ड्रॉप मॉडल से और थोड़ी सी शेल मॉडल से ले रहा है। ठीक है, ये देखें, कलेक्टिव मॉडल भी बोलते हैं इसको, यूनिफाइड मॉडल भी बोलते हैं। रेन वाटर, बोहर और मोटलसन जो थे इन्होंने इसको सजेस्ट किया था कि कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो हमें इस मॉडल से मिलती हैं। अब इसमें इन्होंने सपोजिशन क्या की है, अजम्पशन क्या ली है, उन्होंने ये नहीं कहा कि न्यूक्लियस जो है वो कम्प्लीटली लाइक अ ड्रॉप मॉडल, नहीं, उन्होंने बोला इनर कोर ऑफ द न्यूक्लियस जो है वो बिहेव करती है लाइक अ ड्रॉप। ठीक है, यानी कि पूरा न्यूक्लियस जो है आप उसको ड्रॉप कंसिडर नहीं करते, उस न्यूक्लियस का जो सेंट्रल पार्ट है, जो कोर है, वो ड्रॉप की तरह है। ठीक है, और उस ड्रॉप के अराउंड, यानी न्यूक्लियस के अंदर ही ड्रॉप के अराउंड जो लूजली बाउंड न्यूक्लियंस हैं वो शेल्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देखें कि कलेक्टिव मॉडल दोनों की एजम्पशन यूज कर रहा है। लिक्विड ड्रॉप मॉडल की तरह वो कह रहा है कि ड्रॉप की तरह है बट पूरा न्यूक्लियाई नहीं बल्कि सिर्फ उसका सेंट्रल कोर, जबकि बाकी न्यूक्लियंस जो हैं वो सेंट्रल कोर के अराउंड लूजली बाउंड है और वो शेल्स में अरेंज है। तो वो शेल मॉडल की भी प्रॉपर्टीज को कंसिडर कर रहा है, उसको भी निगलेक्ट नहीं कर रहा, और ड्रॉप मॉडल को भी कंसिडर कर रहा है। ठीक है, अब ये कहता है कि न्यूक्लियस जिसमें शेल स्ट्रक्चर होती है, जो भी न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर शेल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रही है, उसकी ये कैपेबिलिटी होती है कि वहाँ पे जो न्यूक्लियंस जो हैं वो ऑसिलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, किसमें, शेप में भी और साइज में भी। अब ऑसिलेशन इन शेप्स एंड साइज का क्या मतलब है कि उसकी शेप कभी एलिप्सॉइड हो गई, कभी स्फेयर हो गई, कभी एलिप्सॉइड हो गई, कभी स्फेयर हो गई, ये है उसकी शेप में ऑसिलेशंस। ठीक है, अब साइज में किस तरह से, कभी वो एक्सपैंड हो गया, कभी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कभी वो एक्सपैंड हो गया, कभी वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो ये है इनकी ऑसिलेशन। तो शेल स्ट्रक्चर में अगर आपके न्यूक्लियस के अंदर शेल स्ट्रक्चर है तो वहाँ पे ऑसिलेशंस हो सकती हैं बोथ शेप और साइज में भी। ठीक है, तो अब कहता है कि जो कलेक्टिव मॉडल की जो मेन पॉइंट वो ये है कि जो आपके पास एनर्जी लेवल्स आते हैं, जो आपने शेल मॉडल में भी एक्सप्लेन किए हैं, वो एनर्जी लेवल्स कहाँ से आते हैं। उसके अकॉर्डिंगली दो चीज़ों की वजह से एनर्जी लेवल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। नंबर वन, एनर्जी लेवल जो है कलेक्टिव मोशन ऑफ द न्यूक्लियंस इन द कोर, जो आपका सेंट्रल कोर हमने कंसिडर किया है। अब देखें कोर जो है वो आपने कहा है कि ड्रॉप की तरह है, तो ड्रॉप की तरह का मतलब ये है कि जो उसके अंदर ड्रॉप में न्यूक्लियंस हैं उनकी जो मोशन होगी वो कलेक्टिव होगी, जबकि शेल मॉडल तो इंडिपेंडेंट मॉडल है, उसमें पार्टिकल को इंडिपेंडेंट बिहेव करना पड़ता है। तो कलेक्टिव मॉडल ये कहता है कि जो एनर्जी लेवल्स बनते हैं कोर के अंदर, जो आपके न्यूक्लियंस की कलेक्टिव मोशन है उसकी वजह से बनते हैं। और नंबर टू, उसने कहा कोर और शेल्स जो आपके लूजली बाउंड न्यूक्लियंस हैं उनकी जो कपलिंग है, यानी कि उनके दरमियान जो अट्रैक्शन है उसकी वजह से बनते हैं। जो आपके शेल्स हैं, यानी कि यहाँ पे अगर आप ये देखें
पहले मैं इसको बता दूँ, ये वो वाली चीज़ नहीं डिस्कस कर रहा है जो शेल मॉडल कर रहा है। शेल मॉडल तो कोई ना कोई पोटेंशियल कंसिडर कर रहा है, और वो पोटेंशियल की वजह से कौन-सा पोटेंशियल उसने कंसिडर किया था, वुड्स सेजन पोटेंशियल, कि उसकी वजह से उसने कंसिडर किया था और उसने कहा था कि शेल्स किसकी वजह से बनते हैं, शेल जो हैं वो एंगुलर मोमेंटम की वजह से बन रहे होते हैं और उसकी वजह से उसमें स्प्लिटिंग हो रही होती है। जबकि कलेक्टिव मॉडल क्या कह रहा है कि जो कोर में आपके पास सेंट्रल कोर है, उसके अंदर जो न्यूक्लियॉन्स मौजूद हैं, उनकी कलेक्टिव मोशन वो एनर्जी लेवल को प्रोड्यूस करती है, या फिर कपलिंग जो है, कपलिंग किसके दरमियान, कोर और उसके अराउंड जो लूजली बाउंड न्यूक्लियॉन्स हैं उनके दरमियान जो कपलिंग है या इंटरेक्शन है, उसकी वजह से ये शेल बनते हैं। ठीक है, तो फिर इसने ये कहा है कि जो आपकी रोटेशनल एनर्जी है, ठीक है, उसकी वजह से बहुत सारी एक्साइटेशन स्टेट हैं। जब अभी मैं आपको बता के हटी हूँ कि रोटेशन के दरमियान जो पोजीशन चेंज होती है, तो हम कहते हैं कि आपका जो पार्टिकल है या जो आपका न्यूक्लियॉन है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है रोटेशन के दौरान जो एक्साइटेशन स्टेट्स हैं रोटेशनल एनर्जी लेवल्स की, ठीक है, वो सबके लिए एग्जिस्ट करती हैं, और ये इन्होंने प्रूव किया एक्सपेरिमेंटली कि जितने भी आपके न्यूक्लियॉन्स हैं, जो आपके इवन जी और इवन टाइप ऑफ न्यूक्लियॉन हैं, उनके लिए जो इन्होंने रोटेशनल एनर्जी लेवल और रोटेशनल एक्साइटेशन स्टेट्स बताई थी थ्योरेटिकली, वो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व की गई हैं कि न्यूक्लियस के अंदर ये रोटेशनल एक्साइटेड स्टेट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, अब आ जाए डिफॉर्मेशन। ये तो उसने बता दिया कि शेल्स कैसे बनते हैं, अब वो बताता है डिफॉर्मेशन कैसे होती है। डिफॉर्मेशन इस तरह से कहते हैं कि जो लूज न्यूक्लियॉन्स हैं आपकी कोर के अराउंड, जो लूजली बाउंड न्यूक्लियॉन्स हैं, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं सरफेस के ऊपर। ठीक है, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको पता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है न्यूक्लियर सरफेस के ऊपर, तो वो इसको, इसकी जो स्फेरिकल शेप है उसको डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से आपका न्यूक्लियर डिफॉर्म होता है और वो स्फेरिकल से नॉन स्फेरिकल शेप में आ जाता है। ठीक है, तो अब ये जो लूजली बाउंड, अगर आपके फर्ज करें आपके जो लूजली बाउंड न्यूक्लियॉन्स हैं उनमें न्यूट्रॉन्स भी मौजूद हैं और उनमें प्रोटॉन्स भी मौजूद हैं। ठीक है, अगर आप कहें कि न्यूट्रॉन्स जो हैं वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं, ठीक है, और वो डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस करते हैं या डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हैं, तो उनकी वजह से फिर प्रोटॉन्स भी, वो भी डिफॉर्म होंगे। ठीक है, यानी कि सेंट्रल कोर है ना आपकी, तो सेंट्रल कोर के अराउंड जो आपके न्यूक्लियॉन्स हैं उनमें प्रोटॉन्स भी हैं, उनमें न्यूट्रॉन्स भी हैं। अगर कोई इन दोनों में से कोई एक डिफॉर्मेशन करने का बायस बनता है, किस तरह से डिफॉर्मेशन करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा के, तो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा के डिफॉर्मेशन करेंगे, तो उसकी वजह से, अगर न्यूट्रॉन कर रहा है तो उसकी वजह से प्रोटॉन भी डिफॉर्म होगा। क्यों डिफॉर्म होगा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, तो अगर एक डिफॉर्म करेगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा भी डिफॉर्म होगा। लेकिन ये डिफॉर्मेशन मैजिक न्यूक्लियाई के केस में ज़ीरो होगी। अब मैजिक न्यूक्लियाई का कॉन्सेप्ट कौन दे रहा है, शेल मॉडल। तो इसका मतलब ये है कि कलेक्टिव मॉडल जो है वो शेल मॉडल को एक्सेप्ट कर रहा है, इस प्रॉपर्टी को। तो इसका मतलब ये है कि जो कंप्लीट शेल हैं या जो मैजिक न्यूक्लियाई हैं, उनके केस में डिस्टॉर्शन जो है वो नहीं होगी, या आप ये कह सकते हैं कि उनके केस में जो क्वाड्रपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे उसने एक बात की है टाइडल वेव की। अब देखें, टाइडल वेव आपने देखा ये कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, ओशियंस पे। ओशियंस जो हैं अर्थ के ऊपर, ओशियंस, और जो आपके ग्रेविटेशनल इफेक्ट हैं सन या मून के सन, मून और अर्थ, यानी कि मून की वजह से अर्थ पे या सन की वजह से अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट है, उसकी वजह से टाइडल जो है वो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो अभी हमने बोला है कि ये जो लूजली बाउंड न्यूक्लियॉन है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं। तो यहाँ पे जो कोर है, आपकी सेंट्रल कोर है, वो भी एक टाइडल वेव जो है वो यहाँ से लगाती है, या कोर से एक टाइडल वेव जो है वो प्रोड्यूस होती है। अगर न्यूक्लियॉन्स जो है वो उस किस शेप में होंगे, अब वो टाइडल वेव की वजह से क्या होगा कि न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो एलोंगेट शेप में होंगे न्यूक्लियस के अंदर।
ठीक है। तो ये जो टाइडल वेव है ये भी डिफॉर्मेशन का बायस बनती है, ठीक है। इसकी वजह से जो शेप है वो स्फेयर की बजाय एलोंगेट डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब जो टोटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन, जिस तरह जो बात कर रहा था शेल मॉडल कि टोटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन जो है वो एग्जिस्ट करती है जो शेल में न्यूक्लियॉन्स हैं, तो कलेक्टिव मॉडल क्या कहता है कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन जो है वो किन के दरमियान शेयर होती है, वो कोर और लूजली बाउंड न्यूक्लियॉन्स के दरमियान शेयर होती है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट और इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट इफेक्ट होती है। इस पॉइंट को मैं दोबारा बताती हूँ कि जिस तरह से शेल मॉडल कहता है कि एंगुलर मोमेंटम भी एग्जिस्ट कर रही है न्यूक्लियॉन्स की और स्पिन भी, इसी तरह कलेक्टिव मॉडल कहता है कि एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एग्जिस्ट करती है बट वो शेयर्ड है किनके दरमियान, कोर और लूजली बाउंड न्यूक्लियॉन्स के दरमियान, ठीक है। और इस शेयरिंग की वजह से इफेक्ट किस पे होता है, मैग्नेटिक मोमेंट पे और इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट पे। तो जो इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट उसने एक्सप्लेन की है उसका फार्मूला ये है जो कि डिफरेंट है, जो हम पहले फार्मूला पढ़ चुके हैं। ये फार्मूला जे की फॉर्म में है यानी टोटल एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में है, जिसमें आर नॉट जो है वो एवरेज रेडियस है न्यूक्लियस का, जिसकी वैल्यू 1.2 टू 10⁻⁴ फर्मी है, ठीक है। जब भी कोई जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई सफेयर या न्यूक्लियस जो है वो डी शेप होता है और वो डिफॉर्म होकर एक एलिप्सॉइडल शेप में बनता है, तो एक हम कहते हैं कि डिफॉर्मेशन हुई है। उस डिफॉर्मेशन को हम किस तरह से मेजर करते हैं, डिफॉर्मेशन को हम एक एसिमेट्री पैरामीटर की फॉर्म में, यानी कि अगर मैं कहूँ कि न्यूक्लियाई जो है वो डिफॉर्म हुआ है तो कितना डिफॉर्म हुआ है वो मेजर करने के लिए हमने एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया जिसको हम बीटा बोलते हैं, जिसको हम फाइंड आउट करते हैं डेल्टा आर बाई आर नॉट की रेशियो से। डेल आर जो है वो कितना चेंज हुआ है, यानी कि जब सफेयर था तो उसका रेडियस कितना था और जब वो एलिप्सॉइड बना तो उस वक्त रेडियस कितना है, तो वो चेंज इन रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। और आर नॉट जो है वो एवरेज रेडियस है ऑफ न्यूक्लियस का, तो इससे हम डिफॉर्मेशन मेजर करते हैं, ठीक है। यानी कि डिफॉर्मेशन पैरामीटर मेजर करते हैं। तो जब हम डिफॉर्मेशन पैरामीटर की बात करते हैं तो डिफॉर्मेशन पैरामीटर इंक्लूड करने के बाद जो क्वाड्रपोल मोमेंट का फार्मूला है वो ये बन जाता है Q इज इक्वल टू 4/5 जेड आर नॉट स्क्र बीटा, ठीक है। और मैजिक न्यूक्लियाई क्योंकि क्लोज शेल है, ठीक है, और कंप्लीट स्फेयर होता है, उसके केस में हम कंसिडर करते हैं कि जो क्वाड्रपोल मोमेंट की वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो हम ये कहते हैं कि जब कोई न्यू शेल बनता है, जैसे ही कोई न्यू शेल बन रहा होता है तो उस वक्त क्यू की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है। नया कोई शेल बना है, जैसे ही कोई शेल बन रहा होता है तो क्यू की वैल्यू नेगेटिव होती है और फिर ये पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। पॉजिटिव होने के बाद ये एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचती है, ठीक है। और जब किसी भी न्यूक्लियस के अंदर या शेल के अंदर 2/3 एटम्स टाइम्स जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो आ जाते हैं या न्यूक्लियस आ जाते हैं, तो इसकी जो वैल्यू है क्वाड्रुपोल मोमेंट की वो इन यहाँ पे जो है ब्लैंक रह गया, ठीक है। वो जितने रिक्वायर होते हैं उसका 2/3 टाइम्स आ जाता है, तो आपका जो शेल है वो कंप्लीट हो जाता है। और अगेन क्यू जो है वो उसकी वैल्यू यानी क्वाड्रुपोल मोमेंट की वो डिक्रीजेज टू 0 यानी कि 0 हो जाती है जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रीच द नेक्स्ट मैजिक नंबर। जब तक यानी कि मैजिक नंबर नहीं आ जाता तब तक उसकी वैल्यू जो है वो एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाती है, फिर डिक्रीज होती है और 0 आ जाती है जब तक अगला मैजिक नंबर है। क्योंकि हमने अभी बोला है कि मैजिक न्यूक्लियाई क्लोज शैली जो होते हैं उनके लिए जो क्वाड्रुपोल मोमेंट की वैल्यू जो है वो 0 है। तो जब مثلا फर्ज करें आपका जो मैजिक नंबर है वो 20 है, तो 20 पे क्यू की वैल्यू 0 होगी, उसके बाद दोबारा वो वैल्यू जो है वो बढ़ना शुरू होगी, फिर इंक्रीज यानी इंक्रीज होगी और मैक्सिमम वैल्यू तक जाते जाते जाने के बाद वो नीचे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और जब तक अगला आपका मैजिक नंबर आएगा वो है 50, तो 50 तक आते आते जो क्यू की वैल्यू है वो अगेन जो है वो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है फाइनल कंक्लूजन ये है कि जो कलेक्टिव मॉडल है वो आपको एक्सप्लेन करता है या उससे कंक्लूजन आपको ये मिलता है कि उस बाय यूजिंग कलेक्टिव मॉडल हम जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट है उसमें क्या वेरिएशन आती हैं विद द वेरिएशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, हम वो वेरिएशन जो है वो कंक्लूड कर सकते हैं। और आइसोमेरिक अब देखें शेल मॉडल जो है वो क्या, वो हमें आइसोमेरिक
न्यूक्लियाई के बारे में बताता है कि आइसोमेरिक न्यूक्लियाई एग्जिस्ट करते हैं। शेल मॉडल यानी कि न्यूक्लियर आइसोमरिज्म के फिनोमेना को एक्सप्लेन करता है, जबकि कलेक्टिव मॉडल आपकी आइसोमेरिक ट्रांजिशंस को एक्सप्लेन करता है, यानी कि जो आइसोमेरिक पार्टिकल हैं वो आइसोमेरिक स्टेट्स के दरमियान भी ट्रांजिशन कर सकते हैं, या आइसोमेरिक ट्रांजिशन पॉसिबल है। ठीक है, कहाँ पे? रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में। ठीक है, तो वहाँ पे आपने सिंपल लेवल्स में बात की है कि शेल मॉडल जो बताता है कि जो आपके शेल हैं वहाँ पे आइसोमेरिक जो स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं या आइसोमेरिक न्यूक्लिया एग्जिस्ट करते हैं। तो कलेक्टिव मॉडल जो है वो आपको ये बताता है कि जो आपके रोटेशनल एनर्जी लेवल है वहाँ पे भी आइसोमेरिक जो है स्टेट एग्जिस्ट करती हैं या आइसोमेरिक न्यूक्लियाई एग्जिस्ट करते हैं, और इनके दरमियान, इन लेवल्स के दरमियान ट्रांजिशन भी पॉसिबल है। तो ये आपका यहाँ पे थर्ड मॉडल, यानी कि तीनों मॉडल लिक्विड, शेल और कलेक्टिव कंप्लीट है। इससे रेलिवेंट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व है या आपने प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम तो हमें नहीं पता था पेपर का पैटर्न क्या है, तो अब ये हो सकता है कि आपको यहाँ से कोई न्यूमेरिकल चीज़ें भी पूछ ली जाए। तो जैसे ये देखें यहाँ पे आपके जो शेल मॉडल के छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए हैं कन्फिग्रेशन के हिसाब से, उनकी पैरिटी भी निकाली हुई है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कॉपर जो है उसकी, उसका एंगुलर मोमेंटम कितना है या उसकी पैरिटी कितनी है। ये कल भी मैं आपको बता रही थी कि जब आपको जे की वैल्यू पता है तो आप वहाँ से एल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और जब आपको एल की वैल्यू पता हो तो आप इवन ऑड पैरिटी बता सकते हैं। जैसे ये एल्यूमिनियम के केस में है, तो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम देखें 27 है, ऑड है, तो ऑड का जो लास्ट ऑड कहाँ पे बचता है? यहाँ पे 5/2 पे। तो सॉरी 5/2, ये इसका ऑड यहाँ पे एक अनपेड बचता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे जे की वैल्यू कितनी है? 5/2। तो जे कब 5/2 आता है? जब एल की वैल्यू 2 होगी। तो जब एल की वैल्यू 2 है तो आपकी पैरिटी, आपको पता है पैरिटी का फार्मूला -1 तो एल क्या है? 2। जब आप 2 की वैल्यू लगाते हैं तो आपके पास पैरिटी पॉजिटिव आती है, यानी कि इवन पैरिटी आती है। तो इस तरह से अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन पता है तो वहाँ से आपने टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है, वहाँ से आपने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है, उसकी बेस पे आप न्यूक्लियाई की पैरिटी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये इस तरह के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं। तो ये आपने